नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों को बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। साई कैबिनेट का बड़ा दाव, छत्तीसगढ़ में यूसीसी की तैयारी शुरू। महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्रेशन में 50% छूट से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा। शक्ति वेदांता प्लांट हादसे पर सीएम साई का बड़ा एक्शन, जांच के आदेश। मृतकों को 35 लाख और नौकरी, घायलों के इलाज का पूरा खर्च। बिलासपुर पुलिस अलर्ट मोड में, फर्जी चालान और एपी के लिंक से ठगी बढ़ी। आईजी एसएसपी ने सख्ती के निर्देश, लोगों को चेतावनी जारी। बिलासपुर में अतिक्रमण कार्रवाई से छोटे व्यापारियों पर संकट, महिलाओं की रोजी रोटी छीनी। प्रशासन से लगाकर गुहार, की गई वैकल्पिक जगह की मांग। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जो विभिन्न वर्गों से सुझाव लेकर प्रारूप तैयार करेगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सरकार ने महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% छूट देने का निर्णय लिया है। वहीं सेवार्थ और भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25% छूट मिलेगी। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिससे पीपीपी मॉडल और वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी बढ़ेगी। रेत खनन नियमों में बदलाव कर सरकारी उपक्रमों को खदान आरक्षित करने की अनुमति दी गई है, जिससे आपूर्ति संकट कम होगा। खनिज नियमों में सख्ती लाते हुए अवैध खनन पर 25,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना तय किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के साथ पेंशन दायित्वों के तहत 10,536 करोड़ रुपए की राशि की वापसी पर सहमति बनी है, जिससे वित्तीय संतुलन मजबूत होगा। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साई जी की अध्यक्षता में आहूत की गई और अनेक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं, जिनमें से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संबंध में कोड के प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया तथा समिति के सदस्यों के मनोनयन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण पोषण एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में विभिन्न धर्मों के अनुसार अलग अलग पर्सनल लॉ लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा बिलासपुर जिला द्वारा बुधवार को महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के समर्थन में एक वृहद बाइक रैली निकाली गई। रैली से पहले सिटी कोतवाली चौक स्थित पंडित देवकी नंदन दीक्षित सभागृह में एक सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा नेत्री हर्षिता पांडे, बिलासपुर महापौर पूजा विधानी सहित महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष ग्रामीण और शहर इकाई के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नारी शक्ति वंदन के नाम से आयोजित इस बाइक रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर केंद्र सरकार की इस पहल का समर्थन किया। रैली सभागृह से प्रारंभ होकर गोल बाजार, सदर बाजार, देवकी नंदन चौक, पुराना अरपा पुल होते हुए नया रिवरव्यू स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थल तक पहुंचकर समाप्त हुई। रैली के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के संदेश दिए गए। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह आरक्षण महिलाओं को राजनीति में आगे आने का सशक्त अवसर देगा और देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया।
मुझे लगता है कि आज का दिन उत्सव का है। आप देख रहे हैं यहाँ जिस तरह से इस तपती गर्मी में भी महिलाओं का जोश कम नहीं होने आ रहा है। तो ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इसका हम देख रहे हैं उत्साह से एक पर्व की तरह यहाँ महिलाएं मना रही हैं और महिलाओं ने समझी है ताकत। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति वहाँ की विधायिका होती है, यानी लोकसभा और विधानसभा। एक 73वें और 74वें संशोधन के बाद पंचायत में तो मिला, छत्तीसगढ़ एक कदम आगे जाके 50% आरक्षण दिया, लेकिन महिलाओं ने अब ये ठान लिया है कि ग्राम सभा से लोकसभा तक महिलाएं जो हैं वो बातें करेंगी, जनपद से लेकर देश की सरहद तक। तो महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने जा रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो 50 साल में अन्य पार्टियों ने नहीं कर पाया है, ये नारी शक्ति वंदन 33% आरक्षण जो भारत की राजनीतिक में 1/3 बहुमत के साथ हमारी बहनों को ये सौगात दिया गया है। आप स्वयं देख रहे हैं किस तरीके से उत्साहित है बहनें, पूरे सैलाब उमड़ पड़ा है। आज बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ये नारी शक्ति वंदन जो कार्यक्रम हम आयोजित किए हैं, इसमें बहनें बहुत उत्साहित है क्या, ताकि बहनों को नेतृत्व करने का उनका क्षमता बढ़ेगा। देखिए, पंच से लेकर पार्लियामेंट तक बहनों का नेतृत्व बढ़ेगा। आज रैली हो रही है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम सभी महिलाएं धन्यवाद करने आई है और ये उत्सव त्योहार के रूप में सभी महिलाएं मना रही है। आज इतनी कड़कती धूप में भी महिलाओं में इतना उत्साह है। बिलासपुर रेल मंडल में एलपीजी प्रमोशन और पोस्टिंग को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने पोस्टिंग आदेशों में भारी विसंगतियों का आरोप लगाते हुए रेल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन का कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग नीति 2014 का पालन नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में एलपीजी प्रमोशन की पोस्टिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने मंडल रेल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर पोस्टिंग आदेश में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। एसोसिएशन के अनुसार 4 अप्रैल 2026 को जारी पोस्टिंग आदेश मंडल की स्थापित ट्रांसफर पोस्टिंग नीति 2014 के विपरीत है। आरोप है कि वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन कर कनिष्ठ कर्मचारियों को लाभ पहुंचाया गया, जबकि कई योग्य कर्मचारियों की अनदेखी की गई। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि मुख्यालय में रिक्तियां होने के बावजूद कर्मचारियों को अन्य मुख्यालयों में भेजा गया। इससे न केवल कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी हो रही है, बल्कि रेलवे को अतिरिक्त आर्थिक भार भी उठाना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने दावा किया कि करीब 217 कर्मचारियों के ट्रांसफर में नियमों की अनदेखी की गई है। इसके कारण कई कर्मचारियों को पारिवारिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कार्यप्रणाली पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई है। संगठन ने यह भी चेतावनी दी है कि इस तरह की पोस्टिंग से रनिंग स्टाफ में असंतोष और अविश्वास बढ़ेगा, जिससे कार्यक्षमता और सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रनिंग स्टाफ के लिए पोस्टिंग के लिए और ट्रांसफर करने के लिए जो पॉलिसी निकला हुआ है वह 2014 की पॉलिसी है। उस पॉलिसी में यह है कि जो पोस्टिंग ऑर्डर निकलेगा उसमें सीनियर और जूनियर को ख्याल रखा जाएगा, और यानी उसमें ऑप्शन फॉर्म दिया जाएगा। ऑप्शन फॉर्म के हिसाब से जो सीनियर को प्रायोरिटी दिया जाएगा, उसके बाद उसके नीचे जूनियर की प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन हमारे लगभग 10 दिन पहले एक पोस्टिंग ऑर्डर निकला है हमारे सीनियर डी महोदय के द्वारा, तो उसमें इस पोस्टिंग ऑर्डर का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। 217 लोगों का जो है एक नए एनपीजी का जो एनपीजी से एलपीजी प्रमोशन जो हुआ उनका पोस्टिंग ऑर्डर निकाला है। वो पोस्टिंग ऑर्डर में जो है 2014 की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, जो प्रशासन और यूनियन के बीच में बनी हुई पॉलिसी है, जो अभी तक मान्य थी, उसका पूरा उल्लंघन किया गया है। सीनियर डी सर का जो कहना है कि हम उस ट्रांसफर पॉलिसी को नहीं मानेंगे। एसोसिएशन ने मांग की है कि ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और HRMS के माध्यम से वरिष्ठता के आधार पर ही आदेश जारी किए जाए। साथ ही नीति 2014 के प्रावधानों का पालन करते हुए सभी विसंगतियों को जल्द से जल्द दूर करने की अपील की गई है। जी न्यूज़ के लिए मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने समय सीमा की बैठक में भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए जिले में पेयजल व्यवस्था, जल संरक्षण और विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जनपद सीईओ से पेयजल समस्या वाले गांव की जानकारी लेकर उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बल्हा के 13, मस्तूरी के 18 और कोटा के 7 पंचायतों में
पेयजल की समस्या है, जिस पर कलेक्टर ने कार्य योजना के अनुसार शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने जल स्रोतों के रिचार्जिंग और जल संरक्षण कार्यों में जनभागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और स्थानीय स्तर पर लोगों को जोड़कर जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में जल संकट की स्थिति से बचा जा सके। साथ ही आम जन को भी जल बचाने के लिए प्रेरित करने की बात कही गई। बैठक में आगामी पौधारोपण अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निजी उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बड़े पौधों के रोपण और उनके संरक्षण पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसके अलावा वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल कार्यों, जनगणना, भुगतान प्रक्रिया, पीएम पोर्टल, सीएम जनदर्शन और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। सक्ती जिले के सिंगीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुई दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इसे बेहद दुखद और पीड़ादायक घटना बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हादसे में कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। राज्य सरकार ने राहत के तौर पर मृतक श्रमिकों के परिजनों को 35-35 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। वहीं घायलों के परिवारों को 15-15 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है, ताकि उन्हें इस कठिन समय में आर्थिक सहारा मिल सके। मुख्यमंत्री ने सभी घायलों के समुचित और निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बिलासपुर संभाग के कमिश्नर को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित परिवारों के साथ हर संभव सहायता के लिए खड़ी है। ये घटना दुखद है और इस दुख की घड़ी में संवेदना हम लोगों की उनके परिवार के साथ में है और जो भी मृतक हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और इसकी जांच होगी और जांच में जो भी दोषीदार पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर देश भर में तैयारियां तेज हो गई है। जुलाई महीने से शुरू होने वाली इस पवित्र यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल प्रदेश से पहले जत्थे में करीब 1000 श्रद्धालुओं के जाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हो रहे इस रजिस्ट्रेशन के चलते भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। पूरे प्रदेश में सिर्फ 3 पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं को ही रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकृत किया गया है। रायपुर में 2 और बिलासपुर के सदर बाजार स्थित एक शाखा। बिलासपुर में हालात कुछ ऐसे हैं कि आसपास के कई जिलों से श्रद्धालु रात 12 बजे से ही बैंक के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। तेज गर्मी के बावजूद सैकड़ों की संख्या में लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए सिर्फ एक केंद्र बनाना बेहद अव्यवस्थित है। श्रद्धालुओं की मांग है कि रजिस्ट्रेशन केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और बेहतर व्यवस्थाओं की जाए, ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। हम लोग बिलासपुर में अभी सदर बाजार में उपस्थित हैं। यहाँ अमरनाथ यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आज से शुरू हुआ है, इसका प्रोसेस चालू हुआ है। इसके लिए रात 12 बजे से लगभग लोग लाइन लगाए हुए हैं। कुछ लोग लिस्ट के माध्यम से अपना नाम लिखे हैं। साथ ही साथ मौखिक अभी लगभग 150 लोग अंदर हैं। दरवाजा बंद कर दिया गया, भगदड़ की वजह से उनका दरवाजा भी टूट चुका है, इस कदर है। लोग अभी बाहर भी लाइन में लगे हुए हैं, पुलिस व्यवस्था भी लगी है अभी तक, लेकिन 10:30 बजे से बैंक का काम शुरू हो गया है। एक भी लोगों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। बार बार सभी दर्शनार्थियों के हाथ से फॉर्म लिया जा रहा है, बाहर ले जाके दिया जा रहा है, फिर लिया जा रहा है। पूरी तरीके से बैंक की व्यवस्था चरमरा चुकी है। अभी हम पंजाब नेशनल बैंक के सदर बाजार ब्रांच में उपस्थित है श्री अमरनाथ यात्रा को लेके रजिस्ट्रेशन के लिए। मैं सुबह 7 बजे से आया हूँ, अभी तक ना कि मतलब कुछ नहीं हुआ है। कोई अथॉरिटी हमें कुछ है नहीं। इतना भीड़ है, अंदर पूरा 150 लोगों से अंदर पूरा भरा हुआ है, बाहर भी उसी लाइन लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे मतलब जो होना चाहिए मतलब वो कर नहीं है, मतलब प्रोसेस जो है एकदम जीरो है। अभी से टाइमिंग है, बैंक टाइमिंग ऑनलाइन वहाँ से जो फ्री साइन बोर्ड तो ऑनलाइन तो चल ही रहा है। यहाँ ऑफलाइन होना है, यहाँ से भी कुछ नहीं हुआ अभी तक। किसी एक का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, अभी 2-2.5 घंटा होने वाला है, किसी एक का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इसका जो है इसका इतना ऐसा भीड़ भी आदमी कैसा करेगा? इतना ऊपर से गर्मी है, देखिए लोग भगदड़ मचा रहे हैं। बैंक
बैंक कुछ काम कर्मचारी जो काम ही नहीं कर पा रहे कुछ भी। बिलासपुर में सड़क निर्माण और आवासीय समस्या से जुड़ी 2 अलग-अलग शिकायतें सामने आई हैं, जिन्हें लेकर प्रभावित लोगों ने कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग की है। आजाद युवा संगठन के माध्यम से दिए गए आवेदन में बताया गया कि रतनपुर से चपोरा केंद्र और गौरेला पेंड्रा तक बन रही मुख्य मार्ग परियोजना के चलते ग्राम पंचायत चपोरा निवासी लालचंद यादव का मकान तोड़ दिया गया है। हालांकि उनके लिए 5,47,524 रुपए का मुआवजा तय किया गया है, लेकिन अब तक राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि अन्य प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिल चुका है। आवेदन में कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा मकान तोड़े जाने के बाद भी प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही के कारण लालचंद यादव को आर्थिक सहायता नहीं मिल सकी है। संगठन ने कलेक्टर से मांग की है कि मामले में जल्द कार्रवाई करते हुए लंबित मुआवजा राशि का भुगतान कराया जाए, ताकि प्रभावित परिवार को राहत मिल सके। वहीं एक अन्य आवेदन में ग्राम पंचायत चपोरा की जुगरी देवी यादव और अनीता बाई उइके ने बीते 15-20 वर्षों से निवासरत होने के बावजूद पंचायत भूमि पर मकान बनाने की अनुमति नहीं मिलने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि बारिश के दौरान उनका कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोनों महिलाओं ने कलेक्टर से पंचायत की खाली जमीन पर मकान निर्माण की अनुमति दिलाने की मांग की है। ये जो कोटा ब्लॉक ग्राम पंचायत चपोरा का मामला है, यहाँ पर हमारे लालचंद यादव भाई हैं। इनका क्या है, मुख्य मार्ग जो रतनपुर चपोरा होते हुए केंद्र में गौरेला पेंड्रा तक के जो मुख्य मार्ग बन रही है, उसमें इनका घर और ज़मीन आ गया था। उसके तहत में इनकी मुआवजा राशि बाकायदा 5.5 लाख रुपए की राशि बनी हुई है और इनकी राशि आज दिनांक तक के इनको प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि अन्य उस क्षेत्र के अन्य लोगों को बाकायदा उनकी राशि मुआवजे की राशि मिल गई है। उसी को निवेदन लेके हम लोग आए हुए थे कलेक्टर साहब से कि इनकी मुआवजा राशि को जल्द से जल्द दिया जाए और ये अपना मकान को बनाए। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित मेंस अंडर 19 वनडे चैलेंजर ट्रॉफी के अंतिम दिन 2 रोमांचक मुकाबले खेले गए। रेलवे ग्राउंड में खेले गए मैच में नॉर्थ जोन ने वेस्ट जोन को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट जोन की टीम 48 ओवर में 187 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसमें विकेट कीपर बल्लेबाज ने 78 रन बनाए। जवाब में नॉर्थ जोन ने 39.3 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान वेदांश खेड़िया ने अहम भूमिका निभाई। वहीं राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में सेंट्रल जोन और साउथ जोन के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। साउथ जोन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रन बनाए, जिसमें आनंद त्रिपाठी ने 57 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करते हुए सेंट्रल जोन ने 33 ओवर में 9 विकेट खोकर 158 रन बनाकर 1 विकेट से जीत हासिल की। विशेष भारिया और कप्तान धनंजय ने टीम को जीत दिलाई। इस तरह सेंट्रल और नॉर्थ जोन ने अपने अंतिम मैच जीते, जबकि बेहतर प्रदर्शन के दम पर साउथ जोन ग्रुप टॉपर बना। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।